नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हम आज लेसन नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे और उस लेसन का नाम है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन है, कार्बन का जो प्रतीक है वो प्रतीक है वो C होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। दूसरा, इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता क्या होती है ये हम इस लेसन के अंदर आगे बात करेंगे। और अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। इसकी संयोजकता है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। फिर है उसके बाद यौगिक, कि ये यौगिक क्या होते हैं। देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है तत्व, दूसरा ये यौगिक है ही, और तीसरा होता है मिश्रण। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनमें अंतर क्या होता है। यानी तत्व का अर्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिले हो, ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के क्या हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो, वो पदार्थ आपके क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। यौगिक क्या होगा? जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्व, जिसमें एक ऐसे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु आपस में अभिक्रिया कर एक बंध बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनमें जो तत्व या जो परमाणु होगा वो किस अनुपात में होंगे? निश्चित अनुपात में होंगे। ये 3-4 बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि यौगिक की परिभाषा क्या है, कि इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? तत्व या परमाणु होंगे। 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु होंगे। वो आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके क्या करेंगे? बंध बनाएंगे। और ये जो 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु है वो किस अनुपात में होंगे? निश्चित अनुपात में होंगे। किस अनुपात में होंगे? निश्चित अनुपात में होंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। वो कहलाता है आपके यौगिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में मिलाकर अभिक्रिया करते हैं, बंध बनाते हैं और एक नई यौगिक का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। तो चलिए अब लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे यौगिक के अगर उदाहरण की बात करूं, आप कह दो सर इनके उदाहरण, पानी है, नमक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है। तो ये किसके उदाहरण है? यौगिक के उदाहरण है। आगे है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिक उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व है। तात्विक एवं संयुक्त का मतलब है वो तत्व के रूप में भी हमारे लिए उपयोगी है, और संयुक्त यानी अगर किसी और तत्व के साथ यदि वो बंध बनाकर रहता है तो उसमें भी उसका महत्व है वो काफ़ी है, उसमें भी उसका महत्व है वो काफ़ी है। और उसके बाद है आपके क्रियाकलाप 4.1। क्रियाकलाप 4.1 कहता है, सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया हो उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में आप वर्गीकृत करिए। एक से अधिक सामग्रियों में बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में आप है वो रखिए। उसके बाद है, आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपको आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं हैं वो कार्बन के यौगिक है। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका निचोड़ ये निकलता है कि हर वस्तु है, मुख्यतः या सामान्यतः हर वस्तु में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कैसे? जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाँ भाई इतने साल पुराने हैं वो डायनासोर की हड्डियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इतने साल पुराना है वो हमें बर्तन मिले हैं। तो वो पता कैसे चलता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। क्योंकि हर वस्तु में क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन के अगर समस्थानिक की बात करूं तो ये समस्थानिक क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। C12, C13, C14 ये कार्बन के क्या हैं? समस्थानिक है।
इनके आधार पे है वो उन वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है कि हाँ भाई ये इतने साल के होते हैं। तो वो एक कार्बन डेटिंग प्रणाली अलग आती है, आपके उससे संबंधित नहीं है, अपने को देखना है। आगे है यौगिक में बनी है, इसका निरीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन में युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए किसी परीक्षण को जानते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन है वो आपको दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में है वो ज़रूर करना है। यदि आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इधर उधर से पता करके आपके इसका आंसर है वो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको है वो पता लग जाए। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये चित्र किसका है? ये चित्र किसका है? चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये ग्रेफाइट की संरचना है या फिर हीरे की संरचना है? आप कमेंट करिएगा कि ये जो संरचना है वो किसकी है, ग्रेफाइट की संरचना है या हीरे की संरचना है? आप ज़रूर है वो कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपने कि आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। बिल्कुल, सामान्यतः सभी वस्तुओं में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी की सतह है तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। जैसे वायुमंडल की हम बात करें, हमें पता है कि वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। और इस CO में भी क्या है? कार्बन मौजूद है। तो भूप्रपट्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.2 कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है, यानी कार्बन बहुत कम मात्रा में मौजूद है लेकिन फिर भी इसका महत्व क्या है? ज़्यादा है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। यानी कार्बन है वो महत्वपूर्ण क्यों है, उस गुणों के बारे में हम है वो बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कार्बन में आबंधन और संयोजी आबंध, कार्बन में आबंधन और सह संयोजी आबंध, तो ये आबंध और सह संयोजी आबंध क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कार्बन में आबंध सह संयोजी आबंध, यानी पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक, अब ये आयनिक यौगिक क्या है? इससे पहले वाले लेसन में हमने समझा है कि आयनिक यौगिक क्या है। मान लो ये धातु है, ये क्या है? धातु है। ये क्या है? अधातु है। यदि धातु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अधातु में करता है, यदि धातु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अधातु में करता है और एक यौगिक का निर्माण करता है, तो वो यौगिक कहलाते हैं आपके आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। वापस सुनिएगा, धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यदि अधातु में करता है तो इससे एक यौगिक बनता है, वो यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और इनके गुणधर्मों के बारे में हम पहले बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट है, पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं? जो गलनांक को अंग्रेजी में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो गलनांक की परिभाषा क्या है, क्वथनांक की परिभाषा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गलनांक यानी ऐसा तापमान, ऐसा तापमान जिस पे कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था से द्रवित अवस्था में चेंज होता है, यानी वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रवित अवस्था में चेंज होता है, वो तापमान ही क्या कहलाता है? उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उसके बाद है क्वथनांक कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ द्रवित अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। बॉयल का मतलब ही क्या होता है? गर्म करना। तो वह पदार्थ, सॉरी, वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ द्रवित अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वो तापमान ही उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक कहलाता है। और ये जो गलनांक और क्वथनांक है वो आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके क्या होते हैं? उच्च होते हैं, तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। यानी जब आयनिक यौगिक है वो लिक्विड स्टेज में होते हैं,
आयनिक यौगिक लिक्विड स्टेट में होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है कि उनके मध्य जो आबंध है वो कैसा होता है, तो वो इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि अधिकांशतः कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। कार्बन यौगिक होते हैं ना, वो अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक अथवा गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक अथवा गलनांक की तुलना में काफी कम हैं। यानी जो कार्बन यौगिक है उनके क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में काफी कम होते हैं। कार्बन यौगिक कौन सा हो गया, जैसे यहाँ पे ये जो हम कह सकते हैं ये सारे कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है ना। तो इन कार्बनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक है वो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की तुलना में काफी कम होते हैं। अध्याय 3 के आंकड़ों यानी सारणी ये जो 4.1 है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। प्रबल का मतलब मजबूत, आकर्षण का मतलब एक दूसरे की ओर खींचना। तो इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। किनके मध्य, जो आयनिक यौगिक है उनके मध्य प्रबल आकर्षण बंध नहीं होता है, क्योंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, और आयनिक यौगिक क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। इन यौगिकों के आबंध से है वो किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। आयन का मतलब है जैसे कोई तत्व हो गया और उसके ऊपर चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो वो आ जाए, तो इस प्रकार के आयन की उत्पत्ति है वो आयनिक यौगिकों से नहीं होती है। अब पहले इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में आपको ये गलनांक क्वथनांक है ना, जैसे एसिटिक एसिड है उसका 290 है गलनांक है, 391 इसका क्वथनांक है, तो ये आपको इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है ये आपको याद रखना है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे H कैपिटल है तो आप भी कैपिटल लिखोगे, क्योंकि एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक संस्था है जो क्या करती है, इनका हम कह दें नामकरण करती है कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इस तत्व का प्रतीक ये होगा। तो ये संस्था है ना, ये संस्था जैसे जारी करती है उसके आधार पे हमें उसी के अनुसार हमें लिखना होता है। अगर CH कैपिटल है तो H कैपिटल रहेगा, अगर हमने इसे ऐसे लिख दिया ना ऐसे तो ये गलत होगा। रासायन विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। तो आपको इनके जो रासायनिक सूत्र है ना वो याद रखने ज़रूर है कि एसिटिक एसिड उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कि एसिटिक एसिड है वो किस में पाया जाता है। एसिटिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, इसके मैं दो ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, एक है सिरका और दूसरा है इमली। तो इन दोनों में से आपको कौन सा है वो आंसर लगता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एसिटिक एसिड सिरके में है या इमली में है। अगर आपका आंसर सिरका है तो इमली में कौन सा पाया जाता है ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि आपका आंसर इमली में है तो सिरके में कौन सा पाया जाता है आप है वो कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमारी तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो जानकारी दे पाऊँ, आपको समझ में आए। साइंस है वो एक इजी सब्जेक्ट है, आप इसे रटने की कोशिश है वो मत करिएगा, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। अब देखो रासायनिक सूत्र है वो तो याद करने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप समझ के चलोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मेहनत से है ना हर मुकाम हासिल हो सकता है। आप मेहनत करिएगा और मुझसे जितना बनेगा मैं उतना आपके लिए करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी है ना मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों के काम आ रहा है और वो उनके लिए लाभदायक है, तो मैं और है वो अच्छे से अच्छा अपना है वो देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको लाभ हो। और अभी देखो ऐसा समय है कि सारे शांत हैं, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक धीरे धीरे आते जाएंगे सारे वो है सचेत हो जाएंगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम आ गए तैयारी करो। लेकिन आप आज के समय जो तैयारी कर रहे हो
ये आपको भविष्य में है बहुत बड़ा लाभ देगी। तो चलिए देखते हैं कि एसिटिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, ये आपको आंसर करना है। CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है क्लोरोफॉर्म। आपने मूवी के अंदर देखा होगा, जैसे मतलब जो है, ये मान लो, ये आप इस पे डायग्राम पे तो मत जाइएगा, ये गुंडा है मूवी का, कौन है, गुंडा है, और ये कौन है, ये एक्टरनी है ना, एक्टरनी या हीरोइन है ये लो इसकी है, वो बाल भी बना देते हैं, ये एक्टरनी है। अब मान लो ये गुंडा है, वो इस एक्टरनी को है किडनैप करने के लिए आया, तो इसको एक कपड़े के ऊपर एक दवा सी छिड़क कर इसको सुंघाता है ना, उस कपड़े पे वो दवा कौन सी छिड़कता है, वो क्लोरोफॉर्म है, वो ही छिड़कता है और वही उसे सुंघाता है। तो उससे वो क्या होती है, एक्टरनी या हीरोइन है वो बेहोश हो जाती है और वो उसे उठा के ले जाता है। तो इसमें यही है, जो क्लोरोफॉर्म ये वो है। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, CHCl3 है। रासायनिक सूत्र आप जरूर से है वो ध्यान रखिएगा। और एक रासायनिक सूत्र का है, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। चाहे किसी भी क्लास का हो, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। एथेनॉल, एथेनॉल है उसका है देखो CH3CH2OH। अब आप इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, कैसे, C2H5OH के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये भी एथेनॉल है और ये भी एथेनॉल है, दोनों एथेनॉल है। फिर उसके बाद है मेथेन, CH4, मेथेन। मेथेन क्या है, गैस है। तो ये उसका रासायनिक सूत्र आप जरूर है वो इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कक्षा 9 में हमने विविध तत्वों की संयोजन क्षमता अथवा संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। अब बात यह है कि भाई 9th में तो सबको क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, लेकिन जिस बच्चे ने 9th की बुकों को पढ़ा है अच्छे से, तो उसका फ़ायदा है वो उसे यहाँ ज़रूर मिलेगा। हालांकि प्रमोट हो गए, वो तो किसी के बस की बात नहीं है, महामारी ऐसी थी, लेकिन अगर किसी मेहनती विद्यार्थी ने पढ़ा है तो वो 10th में उसके ज़रूर काम आएगा। यानी पढ़ा हुआ है वो कभी भी है व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। तो पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपने अपने माता पिता का नाम है वो रोशन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता या संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर के बारे में अध्ययन किया था। तो मैंने जैसे लेसन स्टार्ट करते समय कहा था ना, कार्बन की संयोजकता परमाणु क्रमांक 6 बताया और संयोजकता कितनी बताई, 4 बताई। चलो कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख ही देता हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। तो इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। अब इसके अंदर ये कोष तो पूरा है 1 कोष, लेकिन ये इसमें कितने हैं, इसके अंदर कितने आ गए, पी के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 6, तो 2 आ गए, कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो 4 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। यानी इसका अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण है, और इसका अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है का वो संयोग करेगा किसी अन्य तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह क्या होता है, जिसने 9th में पढ़ा है उसके तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, आपके पास बुक पड़ी है, आप वापस से उसे खंगालिएगा और देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो चलिए देखते हैं ये क्या था, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो 4 होते हैं, उस वजह से इसकी संयोजकता 4 है। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। ये थोड़ी सी क्या आ गई, अच्छी लाइन आ गई। क्या है ये लाइन, क्या कह रही है, वापस आप समझिएगा। बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने के लिए उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। अब ये उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जैसे आवर्त सारणी है, मैं यहाँ थोड़ा सा है वो बना देता हूँ। जैसे आवर्त सारणी है इस प्रकार की, ये आवर्त सारणी है मान लीजिए, ठीक है। इसमें तत्वों का क्या किया गया है, वो वर्गीकरण करके उसको सेट किया गया। तो ऐसे लंबे हम चलते हैं ना, इस प्रकार से,
तो ऐसे 18 नंबर एक वर्ग आता है लास्ट का, ऐसे लास्ट का, जिसमें आते हैं हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है। ये गैसें उस 18वें वर्ग के अंदर आती है। तो ये गैसें क्या है, अक्रिय गैस या इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। इन गैसों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस, अक्रिय अर्थात जो क्रिया नहीं करती है, और उत्कृष्ट गैस होती है। क्यों ये क्रिया क्यों नहीं करती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने से मतलब है इनको ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही इलेक्ट्रॉन देना है, इन्हें ना ही लेना है ना ही देना है, तो हम कहेंगे इनका अष्टक पूर्ण है। तो इनका अष्टक पूर्ण है तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो ये उत्कृष्ट गैसों का विन्यास है। यहाँ क्या कहा इन्होंने कि जो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, अब ये सारे तत्व इलेक्ट्रॉनों को देना लेना क्यों करते हैं, ये स्थायित्व प्रदान करने के लिए करते हैं। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, यानी आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके, यानी या तो वो अगर बंद बनाते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। मान लो जैसे कोई देता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर देगा उसके पास कमी है तो प्लस का चार्ज आएगा। ये मत समझना प्लस का चार्ज हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नहीं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2 प्लस आएगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसीलिए, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और दोनों, इसके पास अधिकता है क्लोरीन के पास, सोडियम के पास कमी है, दोनों अभिक्रिया कर लेंगे और नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये स्थायित्व प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है वो करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए करते हैं। या तो वो ह्रास करेंगे, यानी या तो वो क्या करेंगे देंगे, और या वो करेंगे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। कार्बन में सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है, यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो। अब ये जो इसके बाद है, मैं कल आपको यहीं से है वापस पढ़ा दूंगा, वरना वीडियो है वो काफ़ी है लंबा हो जाएगा, 22 मिनट का हो चुका है। तो इस वीडियो में है वो हम इतना ही देखेंगे, इसका आगे का भाग हम यहीं से देख लेंगे, इसका आगे का भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको पसंद लगता है ना तो आप लाइक भी अवश्य करिएगा, कमेंट भी अवश्य करिएगा, और यदि आपको पसंद नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, खुली छूट है, ताकि पता तो चले ना कि हाँ भाई हम में कितनी बात है। तो अगर आपको बुरा लगता है, पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, डिसलाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं है, ऐसे डिसलाइक कर जाते हैं तो वो आपकी मंशा है। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आपको समझ में नहीं आया है, डिसलाइक अवश्य करिएगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक भी अवश्य करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले ना कि कितना मैं पानी में हूँ, कितना क्या कुछ है। अगर कमी है तो सुधार करूँगा, है ना। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच और उसको शेयर करिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।